टाइम एंड स्टडिंग हार्ड। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे बायो की एनसीईआरटी को बोरिंग से इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं, क्योंकि अगर बायो में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करने हैं तो एनसीईआरटी तो 10 बार पढ़नी पड़ेगी। पर एनसीईआरटी जब 10 बार पढ़ने की बात आती है तो सबको लगता है एक बुक 10 बार पढ़ना मतलब बोरिंग। नहीं, आज हम उस बोरिंग बुक को इंटरेस्टिंग बनाएंगे। कैसे? जब भी कोई बच्चा चाहे ड्रॉपर है या फ्रेशर बायो की एनसीईआरटी पढ़ता है तो सबसे पहले तो आप एक चैप्टर प्रॉपर अच्छे तरीके से एनसीईआरटी से ही पढ़िए। उसके बाद जब आप दूसरी बार उस चैप्टर को पढ़ें तो एक नोटबुक साइड में लेके बैठिए। उस नोटबुक का यूज क्या है? हम लोग सबसे पहले एक टॉपिक पढ़ेंगे। उस टॉपिक को उस नोटबुक में एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिख लेंगे। फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिखने का मतलब है जो भी उसमें एक्स्ट्रा इंग्लिश वर्ड्स ऐड हैं, दिस, दैट, देयर, वॉज, उस सब को हटा के प्रॉपर एक तरीके से फ्लो चार्ट बना लेना। वो फ्लो चार्ट आपको काफ़ी ज़्यादा खुले खुले स्पेस में बनाना है। खुले खुले स्पेस में क्यों बनाना है? क्योंकि बायो में जो चैप्टर्स हैं लास्ट तक जाते जाते जब चैप्टर एंड हो जाता है तो वो अपनी स्टार्टिंग की कुछ बातों से लिंक करता है और वो लिंकिंग चीज़ें एक असर्शन रीजन की फॉर्म में या फिर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की फॉर्म में आपको मिल सकती है। तो उस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए जो चीज़ हमने फ्लो चार्ट की फॉर्म में खुली खुली लिखी थी और बाद में लिंकिंग वाली चीज़ हमें कहीं मिलती है तो हम एक एरो लगा के या फिर जिस भी तरीके से हमें उसको रिप्रेजेंट करना है हम कर सकते हैं वहाँ पे। इस तरीके से आप लोगों के स्टेटमेंट्स और असर्शन रीजन रिजॉल्व हो जाएंगे और जब आपके पास एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा स्टेटमेंट वाला, असर्शन रीजन मैचिंग या फिर एमसीक्यू बेस्ड, तो आप लोग उस क्वेश्चन को काफ़ी इजीली सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि अपने बनाए हुए फ्लो चार्ट्स को पढ़ने के लिए हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता और उस फ्लो चार्ट में आपने जो स्टेटमेंट लिंकिंग थे या फिर कुछ स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को एक जगह घुमाते रहते हैं, हमने उस चीज़ को एक रिजॉल्व वे में लिख लिया है। चाहे वो फ्लो चार्ट में हो या फिर आपको कोई और अच्छा तरीका लगता हो लिखने का, आप उस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमने उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर लिया है। अब पहली बार हमने जब स्टार्टिंग में बिल्कुल फर्स्ट में जब चैप्टर पढ़ा था तो हमें कितना टाइम लगा था? एक चैप्टर को अगर ड्रॉपर है तो उसे 2 दिन लगेंगे। 2 दिन, एक दिन में मतलब एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स, मतलब 6 आवर्स ऑन एन एवरेज लगेगा। अगर कोई बच्चा फ्रेशर है तो उसे एटलीस्ट 1 वीक लग जाता है एक चैप्टर को कंप्लीट करने में, क्योंकि उसे कोई भी नॉलेज नहीं होती। अब हमने वो चैप्टर एक बार में कर लिया, उसके बाद जब हम उसे नेक्स्ट टाइम करेंगे तो हमें थोड़ा कम टाइम लगेगा। अब नेक्स्ट टाइम हम फ्लो चार्ट भी बनाएंगे साथ में, तो हम उसका टाइम भी इन्वॉल्व उस चीज़ में कर सकते हैं। अब हम जब तीसरी बार उस चीज़ का रिविजन करेंगे अपने बनाए फ्लो चार्ट से तो हमें काफ़ी कम टाइम लगेगा। काफ़ी कम टाइम क्यों? हमने एक टाइम पे 2 काम किए हैं। एक तो हमने एनसीईआरटी रीड की है, उसे समझा है, अपने माइंड में मेमोराइज किया है। मेमोराइज कैसे किया है? जब लास्ट में आपको वो लिंकिंग वाला स्टेटमेंट मिला तो आपको एकदम से याद आएगा कि स्टार्टिंग में हमने इसके बारे में कुछ पढ़ा था, तो कुछ ना कुछ तो मेमोराइज हुआ है। अब हमने अपने हाथ से लिखा है, लिखी हुई चीज़ बंदा थोड़ी और जल्दी याद रख पाता है। तो अब हमारा जो थर्ड रिवीजन होगा उसमें हमें कंपैरेटिवली और कम टाइम लगेगा और इस तरीके से आप एनसीईआरटी में जो चैप्टर आपके 10 से या 12 पेजेस में आता है वो आप लोग फ्लो चार्ट के फॉर्म में 3-4 पेजेस में ले आएंगे। अब आपको जब एंड टाइम पे रिवीजन करना होगा पूरा तो आपके लिए कितना ईजी हो जाएगा फ्लो चार्ट से रिवाइज करना। अब आपने फ्लो चार्ट से रिविजन कर लिया, फ्लो चार्ट से रिवीजन कर लिया। अब कुछ बच्चे सोचेंगे ये तो हमारे बनाए हुए नोट्स हैं, हमें तो एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। आप लोग सही हैं अपनी जगह, बट जो आपने नोट्स या फ्लो चार्ट बनाया है वो किससे बनाया है? एनसीईआरटी से। तो है तो एनसीईआरटी ही, बस पढ़ने का तरीका थोड़ा बदल दिया हमने। तो बायो की एनसीईआरटी 10 बार पढ़ने वाली टेंशन तो हमने दूर कर दी। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप आता है कि हमने एनसीईआरटी तो पढ़ ली, अब क्वेश्चन कहाँ से करें? क्वेश्चन आपको बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं? आप लोग एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने में ट्रेंड देख सकते हैं कि एक टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और एक टॉपिक से काफ़ी कम क्वेश्चंस आते हैं। तो जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं हम उसे FAT बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स, या फिर
कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बार बार हर साल रिपीट होते रहते हैं, तो हम इन्हें FAQ बोल सकते हैं, दैट इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। वो क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली करने ही करने हैं, क्योंकि हर साल नीट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस या कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनसे नो डाउट हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। सबसे पहले तो आप लोगों को वो टॉपिक्स फाइंड आउट करने हैं। अब वो टॉपिक आप फाइंड आउट करने में टाइम वेस्ट करोगे तो आपकी वो भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको वो चीज़ करके दूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इसी चीज़ के ऊपर बनाऊंगी कौन से टॉपिक्स फ्रीक्वेंटली आस्क्ड हैं बायो के। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो गई, क्वेश्चन कहाँ से करने हैं। तो बायो में यही दो चीज़ तो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन करना और NCERT पढ़ना। हमने दोनों चीज़ रिजॉल्व कर ली है। अब बायो का रिवीजन बार बार करना बहुत इम्पोर्टेंट है। रिवीजन करने की टेंशन भी खत्म, हमारे पास फ्लो चार्ट्स हैं। अब रिवीजन करने की टेंशन भी खत्म, हमारे पास फ्लो चार्ट्स हैं, हम उनसे रिवीजन करेंगे। एट लास्ट हमने अपनी बायो की स्ट्रैटेजी कंप्लीट कर ली। ये चीज़ ड्रॉपर्स भी और फ्रेशर्स भी दोनों कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट चली जाएगी। अगर आपकी तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये स्ट्रैटेजी वीडियो शेयर कीजिए और अपनी जर्नी को स्मूथ बनाइए। थैंक्स।